मैंने जितना भी पढ़ा है वो पीडीएफ से पढ़ा है और मैं ये वाला पोर्शन बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको मार्क करनी पड़ेंगी। तो ये हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 और उसका जो है वो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स होंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हम थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं और उसके बाद जितने भी पोर्शंस हैं वो सारे गाइडन की कॉपी है, उसको बार बार रिपीट हो रहा है वो, तो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि हार्मोन रिसेप्टर की इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको जो वो नोट करने पड़ेंगे। हार्मोन्स का काम क्या है कि वो पूरी सर्कुलेशन को, पूरी बॉडी की जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करे। किस तरह मेंटेन करती है वो, कि हार्मोन जो ब्लड के अंदर सीक्रेट होता है वो पूरी बॉडी में जाके फैल जाता है। अब इसके लिए कह रहे हैं कि वो प्रोटीन जो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं हार्मोन के लिए, हार्मोन उस पर अटैच होता है और जाके वो फिर बॉडी में सेल में डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है जिस तरीके से उसको सेलुलर चेंजेस करवाने होते हैं वो करवाता है। अब उसमें बता रहे हैं कि रिसेप्टर की जो क्वांटिटी है पर सेल वो कितनी होती है। तो 500 से लेकर 1 लाख तक पर सेल आपके पास रिसेप्टर हो सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं डिपेंड अपॉन कि कौन सा हार्मोन जो है सिक्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें बता रहे हैं, डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन। ये जो मैंने मार्क किया डाउन और अप रेगुलेशन, इसको ज़रा गौर से थोड़ा सा सुन लें कि डाउन रेगुलेशन में क्या होता है कि क्रॉनिकली, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हाई लेवल पे कुछ हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। अब वो बॉडी को पता है कि ये जो हार्मोन्स है हाई लेवल पे सीक्रेट हो रहे हैं, अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी बॉडी को नहीं है। तो वो क्या करेगा, हार्मोन की सिक्रेशन तो रोक नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर, हार्मोन की सिक्रेशन ऐसे स्टार्ट नहीं होती। तो वो क्या करेगा कि बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स थे ना, उनकी क्वांटिटी को कम कर देगा। ना रिसेप्टर होंगे ना जो हार्मोन है अपना इफेक्ट डाल सकेगा। तो रिसेप्टर की जो कमी हो रही है ना, कि हार्मोन जो क्रॉनिकली काफ़ी अर्से से जो है हार्मोन का लेवल एलिवेट हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि भैया डाउन रेगुलेशन हो गई। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि ये यहाँ पे कह रहा है अप रेगुलेशन। अब अप रेगुलेशन में क्या होता है, अप रेगुलेशन में होता है आपके साथ कि अब आपको जो है वो हार्मोन, आपके पास जो हार्मोन है वो कम सीक्रेट हो रहा है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जब भी हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर जो है वो हासिल करने के लिए वो क्या करती है कि आपके जो रिसेप्टर की क्वांटिटी है उसको बढ़ा देती है, ताकि जितने भी हार्मोन अवेलेबल है उनको जो है रिस्पॉन्स दिया जा सके, और उसको कहते हैं अप रेगुलेशन। यानी हार्मोन्स की जो रिसेप्टर की जो क्वांटिटी थी, वो जो रिसेप्टर का जो नंबर था वो बढ़ गया, ताकि जितना भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है थोड़ा बहुत उस सारे को हम अवेल करके और जो है इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये होता है डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन। अब इसमें जो है आगे ऊपर बात कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें सैचुरेशन क्या होती है। सैचुरेशन यानी वो स्टेज होती है कि जब आपने सारे के सारे हार्मोन्स और सारे के सारे रिसेप्टर्स आपस में बाउंड हो गए हैं और एक भी रिसेप्टर फारिग नहीं बचा। तो सारे जो दोनों की जो कंप्लीट लेवल है, जिस पे वो ऑप्टिमल लेवल है, उसको हम कहते हैं कि भाई ये सैचुरेशन हो गई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एंडोक्राइन फंक्शन को पढ़ने के लिए केमिकल और ड्रग्स में जो है ना इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो समझ में आप ईजिली आ जाता है। यानी कि भाई कौन सा रिसेप्टर में ब्लॉक कर दूंगी तो कौन से हार्मोन का इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। और क्योंकि हम हार्मोन्स को ऐसा जो मैंने भी कहा ना कि उसका बहुत मुश्किल फंक्शन है, उसको स्टिमुलेट करने बड़ा मुश्किल है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं रोक सकते। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो वो जो हम हर्बल मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, उसमें हार्मोन्स की भी वो रेगुलेशन रोक सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एलोपैथी में बहुत फास्ट काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं कि हार्मोन अपना काम कर ही ना सके, और जो एक्स्ट्रा हार्मोन जो होगा बचा हुआ, जो नहीं हो सकेगा बॉडी में यूज, वो फिर एक्सक्रीट हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जांपल दिए इन्होंने कि अगर कोई पेशेंट आपके पास जो है वो हार्ट डिजीज़ लेकर आता है और उसका हार्ट रेट जो है जल्दी जल्दी बढ़ जाता है एक्सरसाइज के दौरान, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल सा जो है वो ड्रग दे देंगे कि जो आपका जो एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर है उसको, उसका जो है ड्रग दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब वो ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर्स को, एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को, तो हार्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं और उसकी एक्सरसाइज भी इजीली हो जाएगी और सेलुलर एक्टिविटी भी जो है अच्छी तरीके से कर सकेगा। तो यानी हमने क्या किया, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। तो रिसेप्टर तो ब्लॉक करके कौन कौन से चेंजेस हम हासिल कर सकते हैं, इसके जरिए हम एंडोक्राइनोलॉजी बहुत इजीली पढ़ लेते हैं और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है। यहाँ पे तरीका बताया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको हार्मोन की जो रिसेप्टर्स और हार्मोन की जो वो ताल्लुक का भी बता दिया आपको, और ये भी बता दिया कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम जो है वो पेशेंट को ड्यूरिंग एक्सरसाइज होने वाले कंसिक्वेंसेज से जो है वो बचा सकें। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। अब हार्मोन जो है वो का जो एक्शन का मैकेनिज्म 3 चीज़ों पर काम करते हैं बेसिकली। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियस जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, या तो उसको बढ़ा देगा या उसको कम कर देगा। ठीक है, या तो इनिशिएट करवा देगा प्रोटीन सिंथेसिस को, या उसको कम करवा देगा। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन सेल्स। स्पेशल प्रोटीन सेल्स की एक्टिवेशन बाय सेकंड मैसेंजर। भाई जो चीज़ डायरेक्ट काम नहीं करी होती, कुछ हार्मोन्स के जो सेल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। और तीसरी चीज़ अल्ट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर कुछ, जैसे मैंने कहा कि हार्मोन अंदर की तरफ नहीं जा सकते कुछ सेल के अंदर, तो फिर उसके अंदर जो थोड़े से चेंजेस करके, अल्टर करके, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर जो है थोड़ा सा चेंज लेकर आता है और अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली करता है। तो अब यहाँ पे अल्टरिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए न्यूक्लियस पर बात हुई है। ड्यू टू देयर लिपिड लाइक स्ट्रक्चर, स्टेरॉइड हार्मोन डिफ्यूज इजीली। अब लिपिड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो
स्टेरॉइड हार्मोन है वो तो ईजिली जो है वो सेल के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि प्रोटीन रिसेप्टर से कनेक्ट जो अटैच होकर और जो है वो प्रोटीन रिसेप्टर से बाउंड होकर साइटोप्लाज्म सेल में चले जाते हैं और अपना काम जो उनको करना होता है वो कर देते हैं। अब जब मैंने इसकी पूरी डिटेल जो है वो पढ़ ली थी DRNA और mRNA की, तो इसकी पिक्चर के साथ भी हमने पढ़ी थी। ये मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये वाली, ठीक है, कि बहुत इजीली जो है वो इस सेल के अंदर चले गए, अंदर जाकर इन्होंने अपने रिसेप्टर पे जाकर ये अटैच हुए, और वहाँ पे अटैच होने के बाद इन्होंने जो इनका जो टारगेट हार्मोन सेल था उसके साथ बाइंड हुए। वहाँ पे जो आपके पास रिस्पॉन्स सेंटर था, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट DNA का, वहाँ पर जाकर ये अटैच हो गए। वहाँ से mRNA में थोड़े से चेंजेस किए और वहाँ से जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पे थोड़े से जो डिफरेंट चीज़ें ना वो इन पिक्चर्स के अंदर है। 5.3 और 5.4 के अंदर आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो इसको जो है वो यहाँ से पढ़ के दिखते हैं, थोड़ा सा समझ में आता है तो ठीक, वरना फिर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि DNA के अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शन कोड्स होते हैं कि प्रोटीन किस तरीके की सिंथेसाइज करनी है, ठीक है, यही चीज़ होती है। अब उसके अंदर ये अल्ट्रेशन करवा कर जो उसको स्पेसिफिक किस्म का जो हार्मोन का सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करवाने हैं वो करवाते हैं। अब उसको इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी कि जब आपको पता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका जो मसल का साइज़ है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज आपके पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहे होते हैं। स्ट्रेस में भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, नींद में भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है। यानी जब हम कहते हैं जब बच्चा सो रहा होता है तो बढ़ रहा होता है, तो इन द सेम में जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी आपके पास ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करी होती है, और उसी के साथ जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी जब आप ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कर रही होती है। ग्रोथ हार्मोन से को जो लोग हैं वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करी होती है तो आपकी बॉडी पे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होकर क्योंकि उसको पूरी बॉडी के मसल्स पे अफेक्ट करना होता है, पूरी बॉडी की प्रोटीन पे अफेक्ट करना होता है, तो फिर ये जो सेलर एक्टिविटी है वो जाके DNA पे अटैच होती है। DNA का वो रिस्पॉन्स जहाँ से हार्मोनल चेंजेस होने होते हैं वहाँ जाकर ये इसको बोलता है कि भाई ये एक्सरसाइज हो रही है, उसकी मसल्स का साइज़ जो है वो बढ़ेगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ा दो, और इस किस्म के जो है चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मेकिंग द हार्मोन इन्वॉल्व स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये बहुत स्लो एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है ड्यू टू सेकंड मैसेंजर। वो सेकंड मैसेंजर वाला क्या सीन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड मैसेंजर मैनी हार्मोन्स बिकॉज ऑफ देयर साइज और हाईली चार्ज स्ट्रक्चर कैन नॉट इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब इस पूरा यहाँ से लेके ये पूरा और ये वाला पूरा पेज, ये इन दो पिक्चर के अंदर जो है ना वो पूरा कवर्ड है। अभी कहता है कि भाई कुछ हार्मोन्स का साइज़ जो वो इतना बड़ा होता है, ये यहाँ पे लिखा इतना बड़ा होता है कि वो इजीली जो है सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, तो हार्मोन जाके उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। वो यहाँ से क्या करता है, वो यहाँ से आपके पास एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ATP को सीक्रेट करता है। ATP क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक AMP में। साइक्लिक AMP क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज को, ठीक है, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी को जो है एक्टिवेट करता है। वहाँ से जब वो रिस्पॉन्स प्रोटीन आ जाता है और सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोटीन आ जाता है जो फिर सेलर रिस्पॉन्स को जो वो जनरेट करता है, और यहाँ पर जो है आपके पास सेलर एक्टिविटी अल्टर हो जाती है और प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है। अब हमारे पास दो टाइप के सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, एक तो होता है साइक्लिक AMP और दूसरा होता है आपके पास प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज C। इन दोनों की जो है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले क्या होता है कि आपके पास एडिनाइल साइक्लेज आपके पास यहाँ से देखते दिखाती हूँ मैं आपको पहले थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी प्रोटीन में ओपन आयन चैनल टू अलाउ कैल्शियम टू एंटर इन द सेल और में एक्टिवेट एन एंजाइम इन द मेम्ब्रेन। अगर इफ़ द जी प्रोटीन एक्टिवेट्स, अगर आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट कर देता है किसको, एडेनाइल साइक्लेज को, ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज को अगर आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट कर देता है, जिस तरह के यहाँ पे बना हुआ है कि आपका जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये अगर आपका जी प्रोटीन एडेनाइल साइक्लेज को जो है वो एक्टिवेट कर देता है तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये ATP बनाता है, और ATP जो है साइक्लिक AMP कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है। फिर वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज को, और फिर वो क्या करता है कि इंटर्न एक्टिवेट रिस्पॉन्स प्रोटीन, और जो वो रिस्पॉन्स प्रोटीन को एक्टिवेट करके जो सेलर एक्टिविटी को बढ़ा सेल के अंदर सेलर रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, जिससे जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जो यहाँ पर 3 पेजेस में लिखा हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है, उसको देख के पढ़ेंगे तो जो है ईजिली याद हो जाएगा। अब जो दूसरा आपका सेकंड मैसेंजर जिसकी बात यहाँ पर हो रही है उसमें क्या सीन है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये कह रहा है कि इन फॉस्फोलाइपेज C मैसेंजर आधा जो है वो सेम ही है कि जो हार्मोन आएगा वो यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर आपका जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर जो अटैच होगा, फिर ये यहाँ पर से क्या करेगा कि ये यहाँ पर इसने यहाँ पर एडेनाइल साइक्लेज को जो वो
हाँ एडेनाइलेट साइक्लेज को जो एक्टिवेट किया था, यहाँ पे किसको एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को। तो ये क्या करेगा कि GCPR प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा इफेक्टिव प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी को। फिर फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा कि आपके पास जो PIP2 है, फॉस्फोटाइडिलाइनोसिटोल PIP2, इसको तोड़ेगा और दो में डिवाइड कर देगा। जब फॉस्फोटाइडिनाइल टाइडिनाइल दो में टूटेगा तो किस चीज़ में बन जाएगा, एक बन जाएगा IP और एक बनेगा DAG। IP क्या होगा, आइनोसिटोल टाइफॉस्फेट होगा, और DAG होगा डाइग्लाइसरॉल। अब ये जो हमने जो है वो अपना फॉस्फोलाइपेज सी है, इसने जो वो दो इसको फॉस्फोलाइपेज सी जो वो ब्रेक डाउन हो गया टू में, या फॉस्फोलाइपेज सी ने एक्टिवेट किया इसको PIP को, PIP ने क्या किया, इस PIP जो है वो आगे जाके दो में जो है वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ये दो में ब्रेक डाउन हो गया तो इन दोनों ने फिर अलग अलग फंक्शन सर अंजाम देने हैं। पहले इसने क्या करना है, IP3 ने यानी आपका आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में क्या करना है कि इसने कैल्शियम को रिलीज़ करवाना है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल से। तो अगर जब आपका कैल्शियम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल से जब रिलीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को जो वो एक्टिवेट कर देगा। यानी कि जो जब आपका कैल्शियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑर्गेनल से एक्टिवेट हो गया तो वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैलमोडुलिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कौन सी है, DAG एक्टिवेट्स काइनेज सी टू ब्रिंग अबाउट एडिशनल सेलुलर चेंजेस। और DAG जो है वो बाकी दूसरे चेंजेस में जो है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ है, ऊपर वाली पिक्चर में भी प्रोटीन काइनेज जो है वो आपके पास एक्टिवेट हुआ है। ये रहा प्रोटीन काइनेज, यहाँ पे भी एक्टिवेट हुआ है। पर ये सेकेंड मैसेंजर था और ये है मैसेंजर, ये सबसे कॉमन मैसेंजर है। और उसके बाद जो है वो ये वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है, ये इजी प्रोसीजर है, लेकिन चेंजेस जो है वो दोनों में अच्छे तरीके से होते हैं। यहाँ पर जो है कैल्शियम की एडिशन है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो IP3 है वो कैल्शियम को IP3 जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्मोडुलिन पे जाकर जो वो रिसेप्टर्स जो अटैच हो जाते हैं। और जो दूसरा वाला है DAG वो क्या करता है कि सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, और दोनों मिलकर जो है वो जो उसको एक्टिविटी करवानी होती है वो करवा देते हैं, ठीक है। यानी जो सेलुलर चेंजेस होते हैं उनको करवा देते हैं, सेलुलर चेंजेस लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाला इसमें क्या सीन है, ये बता रहा है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी डायरेक्ट मेम्ब्रेन से, यानी हार्मोन जो अंदर नहीं जा सका, जिस तरह इसके अंदर जो अंदर चला गया था, इस वाले में जो वो अंदर चला गया, इसमें अंदर नहीं जा सका, इसने बाहर से सारा काम सर अंजाम दिया है, बगैर अंदर जाए ही सारा इसने काम कर दिया। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। तो ये बता रहा है कि ये जो इफेक्ट्स होते हैं हार्मोन के, या तो नियर द मेम्ब्रेन होते हैं कि मूवमेंट बढ़ा दे सबस्ट्रेट की इनसाइड और आउटसाइड, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम की जो है वो जो इनफ्लक्स है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि या तो सबस्ट्रेट की जो एक्टिविटी है उसको जो उसकी जो मूवमेंट है या तो वो मेम्ब्रेन के पास बढ़ा देता है या मेम्ब्रेन के जो है वो अंदर बढ़ा देता है, ठीक है। यानी आयंस की जो इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो है मूवमेंट्स को जो वो चेंज करता है। जब मूवमेंट चेंज होंगे तो कंसंट्रेशन भी आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल चेंज हो जाएगी, और फिर जो चेंजेस होंगे वो जो एक्टिविटी करवानी है ना उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए इन्होंने इंसुलिन की, कि इंसुलिन का किस तरीके से काम होता है कि जो आपकी इंसुलिन है वो आउटसाइड द सेल जो है बाउंड होती है, जो ट्रांसपोर्ट सेल होते हैं उनके साथ बाउंड होती है आउटसाइड द सेल, क्योंकि आउटसाइड द सेल जो इंसुलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और इनसाइड द सेल इंसुलिन की जो कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है। तो ये क्या करती है, इंसुलिन के आउटसाइड द सेल जो मेम्ब्रेन के पास जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं उनसे बाउंड हो जाती है, और इनसाइड द सेल जो वो चेंजेस करना शुरू कर देती है। तो अगर ये इंसुलिन ग्लूकोज को इस तरीके से इसकी कंसनट्रेशन को जो इसका बाहर वाला एरिया है ECF से ICF में जो वो, या जो सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट से इस सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट में अगर इसको मेंटेन नहीं करेगी और उसको ATP में इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ATP में कन्वर्ट नहीं करेगी इंसुलिन ग्लूकोज को, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डायबिटीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यानी इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को पकड़ कर सेल के अंदर लेकर आती है, उसको ATP के तौर पे जो है वो स्टोर कर देती है। अगर वो ये ना करे तो फिर आपको जो है वो शुगर जो है वो हो जाती है, या उसको हम कहते हैं कि भाई डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल हो गई है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या कहा है कि इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के लेके आती है सेल के अंदर, और सेल के अंदर उसको ATP के फॉर्म में जो है वो सेव कर देती है। तो इसने एक्टिविटी या तो सेल के पास होती है या सेल के अंदर होती है, यहाँ पे इन्होंने ये कहना चाहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो इंसुलिन के जो हमने एग्जांपल दिए उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो
और एक इसके अंदर सेकंड मैसेंजर का मैकेनिज्म नहीं होता, इसके पास जो है वो इंसुलिन जो है वो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फ़ा यूनिट्स होते हैं वो आउटसाइड द सेल होते हैं, और जो बीटा यूनिट्स होते हैं वो इनसाइड द सेल होते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ एक्टिविटी को अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये वाला जो था ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास जो है वो हार्मोन रेगुलेशन का स्टार्ट है, इसको हम जो है वो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे की सारी वही चीज़ें हैं। ग्रोथ हार्मोन जो हमने हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी, हम वो सारा जो हमने पढ़ा था वो सारा बार बार रिपीट होगा, तो उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। ये वाला जो मैकेनिज्म था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं बुक से पढ़ा दूँ, बाकी फिर हम जो है PDF से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 जो है थोड़ी देर में मैं अपलोड करते हैं।